नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बहस के दो मुद्दे क्या होंगे, सबसे पहले आपको बता दूं। पहला मुद्दा यूपी में चुनाव को लेकर है, जहां कल चौथे चरण में मतदान होना है। मतदान से पहले क्या चौथे चरण की लड़ाई राम भक्त वर्सेस आतंकी समर्थक पर आ गई है? आज इसी पर बहस होगी। वही 5:22 पर हम दूसरे मुद्दे की बात करेंगे और यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उस संकट के बीच क्या तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के पहले मुद्दे की बात। यूपी का चुनाव अब उस फेज में पहुंच चुका है जहां से अब जीत और हार की लड़ाई तय होने वाली है। पहले 3 चरणों में पलायन और कानून व्यवस्था अहम मुद्दे रहे, लेकिन अब आतंकवाद का मुद्दा हावी हो गया। आतंकवाद के मुद्दे पर वार पलटवार जारी है। अब बीजेपी इस लड़ाई को राम भक्त वर्सेस आतंकी समर्थक पर लाना चाहती है। आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि इनकी सरकार बनते ही अयोध्या धमाकों के आरोपी के केस वापस लिए गए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला और बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत। जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री थे, तो उस समय माननीय मुफ्ती सईद साहब के बेटी का अपहरण हुआ था और आतंकवादियों को ससम्मान न तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया था, बल्कि उनको बाई एयर उनके घर तक पहुंचाया था। तो अगर गड़ा मुर्दा उखाड़ना है तो पहले अपनी। अखिलेश ने भी पलटवार किया, बोले जनता बाबा का भाप निकालेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश के 4 यार भी गिना दिए। सुन लीजिए सबको। ये जो विरोधी है ना, ये जितने परेशान हो चुके हैं, इन्होंने आपको तरसाया है राम मंदिर के लिए। आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। तैयार हैं? 10 मार्च को जब रिजल्ट आए, 27 फरवरी को चुनाव में ऐसा प्रयास करिए 10 मार्च को जब परिणाम आए तो सपा के खेमे में केवल और केवल उनके चेहरे पर धुएं धुएं दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अखिलेश तेरे 4 यार, अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। वार पलटवार पूरे तौर पर चल रहा है। कोई धुआं निकाल रहा है, कोई भाप निकाल दे रहा है। लेकिन आज के सवाल कि यूपी में राम भक्त वर्सेस आतंकी समर्थक पर संग्राम होगा अब क्या? आतंक पर चोट से अखिलेश को नुकसान होगा क्या? यूपी में जीत का रास्ता दिखाएंगे राम? 10 मार्च को निकलेगा किसका धुआं और किसका भाप? हमारे साथ चर्चा के लिए शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता और सुधीर दुबे समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुधीर दुबे जी, पूरा मामला अब आ चुका है कि अखिलेश यादव आतंकियों के साथ हैं, इनको वोट मत दीजिए। ये आकर आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आपको क्या इसका नुकसान होने जा रहा है? देखिए, जहां तक राष्ट्रभक्ति की बात है तो समाजवादी पार्टी हर कसौटी पे अपने आप को जांचने के लिए तैयार है। हम लोग पक्के राष्ट्रभक्त हैं और देश के बारे में कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे देश को या राष्ट्र को नुकसान हो। पहली बात। दूसरी बात, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये राष्ट्रभक्त बनते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने जो आतंकवादी थे उनको विमान में बिठा करके और कंधार तक छोड़ के आए थे, उस समय इनकी राष्ट्रभक्ति कहां चली गई थी? इनके कारगिल जैसा हमला हुआ, इनके समय पार्लियामेंट में आतंकवादी अटैक हुआ, तो ये कैसे राष्ट्रभक्त हैं? और इनके एक बात और समझ में नहीं आ रही,
आजादी के जो कितने लंबे संग्राम में ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर देश के काम आया हो, अगर इनकी कहीं भी सहभागिता हो। सुधीर जी क्या आतंकी को जिसने प्लेन हाईजैक किया हो उसको, और उस पर मुझे यह भी याद है कि विपक्ष में जो लोग बैठे थे, सोनिया गांधी से लेकर बाकी लोगों की क्या राय थी, ये इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन एक टेररिस्ट हाईजैक के मामले में किसी को जाकर छोड़ आना और दूसरी तरफ जिन पर कोर्ट में केस चल रहा हो उनको कहना कि ये मासूम है और कोर्ट मना करे कि नहीं छोड़ेंगे और बाद में उनको सजा हो, क्या दोनों बराबर चीजें हैं? देखिए, आपके लिए अलग हो सकता है आतंकवाद का, ना तो कोई जाति मजहब धर्म होता है, ना उनका कोई संप्रदाय। सर ये तो सबसे ढोंगी लाइन लगती है मुझे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप लोग नाम देख देख कर एक एक को जिसको छोड़ने की बात की अखिलेश यादव ने, उसका धर्म देखकर छोड़ने की बात की। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कैसे नहीं है? पार्टी ने जो भी आप नाम गिना दीजिए मुझे, के दायरे में किए, आप नाम गिना दीजिए मुझे। कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी सबसे पहले संविधान को रख के काम करती है। अरे सर प्लीज, और संविधान ये कहता है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा हो तो आप आतंकियों को छोड़ने की बात करें, ये संविधान कहता है। आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको क्या कहा था? समाजवादी पार्टी को, सरकार को कहा था कि आप इन लोगों को पद्मश्री क्यों नहीं दे देते? अगर इतना ही आपको चिंता है, हमारा काम है कौन बेगुनाह है और कौन कसूरवार है ये तय करना, आपका काम नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा था। माना गया। और दूसरी बात यह है कि अगर उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने संविधान से उलट काम किया था तो सरकार को बर्खास्त कर देते। कोई मुकदमा, हमारे क्या नेताओं पे कोई मुकदमे हुए इस मामले में? ठीक है, शहजाद पूनावाला, जो समाजवादी पार्टी का तर्क है कि आप आतंकियों के साथ ज्यादा हैं, आपके समय में आतंकी हमले ज्यादा हुए, इन्होंने जो कहा किया वो संविधान के दायरे में रहकर किया, आप जो है आतंकवाद का मुद्दा उठाने की आप उठा ही नहीं सकते। सुशांत जी, आपके शो के माध्यम से मैं कुछ तर्क और तथ्य रखूंगा, उम्मीद है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम क्यों कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को आतंकियों से प्यार, गाते हैं जिन्ना के कसीदे आजाद, यह है तुष्टीकरण के असली यार। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आतंक के अब्बूजान, मतलब सैफ मोहम्मद जो अभी कन्विक्ट हुआ है अहमदाबाद ब्लास्ट में, उसका अब्बूजान न केवल फोटो खिंचवा रहा है, वो सक्रिय कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का और वो कैंपेनिंग कर रहा है। और ये उस समय की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके दफ्तर में उनसे पैरवी करने गया था और 2008 के अंदर अरेस्ट हुआ था, 2012 में पैरवी कर रहा था। और उसके बाद अखिलेश यादव जिन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, यह भी तथ्य है कि मैं मुस्लिम आतंकवादियों के केस वापस लूंगा, उसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से केस वापस लेना शुरू किया था, जिसमें अयोध्या जी पर हमला करने वाले तारिक काजमी का केस वापस लेने की कोशिश की गई। ऐसे 14 केस थे जिनको वापस लिया गया, जिसमें 43 लोग मारे गए थे, जिसमें कि संकट मोचन ब्लास्ट का भी अपराधी था जिसको कन्विक्ट किया गया था। पोटा के लोग थे जिसमें पोटा लगा था। नहीं, पर शहजाद कैंप पे जो शहजाद कहा यह जा रहा है कि ये तो 2013 में इन्होंने किया। आप लोग पहले 3 राउंड में इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? फ्लो मत ब्रेक कीजिए। सुशांत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, सुशांत जी हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, मेरी प्राथमिक टिप्पणी आने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए प्लीज। ठीक है, बोल लीजिए। सुधीर जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए। सुधीर जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। ये बहुत अन्याय है। ठीक है, बोलिए। गलत तरीका है। सुशांत जी, मैंने पूरी बात सुनी, आपने फ्लो ब्रेक कर दिया। सुशांत जी, आप फ्लो मत ब्रेक कीजिए, उसके बाद सवाल जितना पूछना है पूछते रहिए। उसके बाद जब ये केसेस विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू हुई तब आपने बताया इलाहाबाद हाईकोर्ट और जो बाकी की बेंच है उन्होंने 2-3 बार टिप्पणियां भी की कि इस प्रकार से करेंगे, आज आतंकी छोड़ा है तो कल पद्म भूषण देंगे, इस प्रकार से अगर आतंकियों को छोड़ा जाएगा तो इससे निश्चित रूप से आतंकवाद बढ़ेगा। और मैं आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये बहुत गहराई से देखिए, ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि सिमी को आतंकी गुट नहीं मानते। देखिए, अखबारों में भी छपा है, उस समय अखिलेश यादव सांसद भी थे 2006 से पहले, उससे उन्होंने भी ये बात रखी थी। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सही मायनों में राष्ट्रवादी है, सिमी तो आतंकी संगठन है ना, सिमी की पैरवी कर रहे थे। देख लीजिए, क्लोजअप ले लीजिए इसका, सिमी को ये कहते हैं कि ये आतंकी संगठन। सर, अब आपका फ्लो पूरा बन गया हो और आपने पूरा बोल लिया हो तो मैं पूछूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, सब आप ही पूछिएगा, फिर मैं क्या करूंगा? कि जो शहजाद भाई मुझे ये बताइए करते हैं आतंक। नहीं, शहजाद भाई
जी शहजाद भाई, मुझे ये बताइए कि इन्होंने आतंकियों के लिए आतंकियों को छोड़ने की बात की, कोर्ट ने इन पर टिप्पणी की, सख्त टिप्पणी की, और सारी चीजें पहले से पब्लिक डोमेन में है। आपने पहले इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया? 3 चरण के बाद क्यों बना रहे हैं? इसको पहले क्यों नहीं उठाया अगर आपके लिए इतना गंभीर था? जी मुझे बताइए कि कन्विक्शन मोहम्मद सैफ की अहमदाबाद ब्लास्ट में कब हुई और कब उसको सजाए मौत मिली? और अबू बशर, जिसको अबू आजमी मिलने गए थे, जो एक और मास्टरमाइंड है अहमदाबाद ब्लास्ट का, जिसको भी सजा हुई है, वो कब हुई? सजा की डेट सुशांत जी बता दीजिए। और उसके बाद हमने 2 मॉडल रखे, एक मॉडल जीरो टॉलरेंस का जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसकी वजह से कन्विक्शन होती है, और एक मॉडल संपूर्ण प्रोटेक्शन, एसपी मॉडल, संपूर्ण प्रोटेक्शन का मॉडल, जिसकी वजह से आतंकवादी के बाप को बुलाकर मुख्यमंत्री उस समय के दावत खिलाते हैं। कभी शहीदों की शहादत में नहीं जाते, आतंकवादी के बाप को पार्टी में भी रखते, दावत भी देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सीधे सीधे कि क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि मुस्लिम आतंकवादियों के ये लोग केस हटाएंगे? क्या इन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी? लिखा था, कल मैंने पाठशाला में दिखाया था। आतंकवादी सुधीर जी, आप लोग तो मैनिफेस्टो में लिखकर कर रहे थे ना ये सब, क्या उसको हम आएंगे और फौरन, आपके शब्द है मैनिफेस्टो में कि फौरन हम केसेस वापस ले लेंगे, तो आप देश के साथ कहां थे? दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं? ये 2 मुहा चरित्र कहां से लाते हैं? अभी हाल ही की घटना लखीमपुर में हुई, एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ा दी और कितने लोगों की हत्या कर दी, और उस केस में आज तक सुधीर जी, सुधीर जी, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। सुधीर जी, एक मिनट। सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी, नहीं, अरे आप लोग सब अपना ही अपना पूछिएगा तो मैं किस लिए बैठा हूं? आप दोनों का विंडो काट देता हूं, आप उनसे पूछिए, वो आपसे पूछें, मुझे पूछने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं सुधीर जी, आपने लखीमपुर की बात की, ठीक है, लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री का बेटा था, ठीक है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद पुलिस चार्जशीट क्या फाइल करती है कि इस आदमी ने गाड़ी चढ़ाई है। उसमें कहीं से भी उसको निर्दोष तो नहीं साबित किया गया। आप लोग टेररिस्ट हुए या जो टेररिज्म के केस में थे उनको छोड़ने की बात कर रहे थे। हो जाएगा कि विपक्ष अगर इतना हो हल्ला नहीं काटता तो ये लोग उनको भी, अरे भाई, हो हल्ला काटने के बाद क्या है? अगर पुलिस का गलत इस्तेमाल होना होता तो हो जाता ना सर। आप लोगों ने क्या किया? हो हल्ला काटने के बाद भी, कोर्ट के कहने के बाद भी अर्जी लगाई ना कि छोड़ दीजिए आतंकियों को। अरे 120B के तहत उनके पिताजी पर भी FIR होनी चाहिए थी और उनको भी पता। अरे भाई, आपकी विशलिस्ट थोड़ी चलेगी सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दीजिए ना। आप आतंकियों के साथ क्यों खड़े हुए? ये तो नहीं खड़े हुए। इनका तो दिख रहा है कि भाई मामले में चार्जशीट में क्या लिखा गया है। जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो ये पिछली बातें हैं, पिछली बातों को लेकर के क्यों आए, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि पिछले 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि इनकी बुरी तरह से हार हो चुकी है, और चौथा चरण जो जिसका मतदान कल होने जा रहा है उसमें भी ये सारी सीटें। शहजाद, मैं आपके पास 1 सेकंड आ रहा हूं। शहजाद, मैं आपके पास 1 सेकंड आ रहा हूं। केवल हिंदू मुसलमान और इनकी मानसिकता ये दर्शाती है। सुधीर जी, पता चल गया कि सुधीर जी, मैं आपके ही जवाब से प्रश्न पूछ रहा हूं। शहजाद, आपके पास आ रहा हूं, बस ये सवाल ले लूं। आप कह रहे हैं 3 चरण में इनकी हालत खराब थी, इनको लगा कि भाई समाजवादी पार्टी को पीछे करना है तो ये मुद्दा उठाओ आतंकवाद का। ये इनको क्यों लगता है कि जब ये कहेंगे समाजवादी पार्टी जो है वो आतंकवाद की समर्थक है तो लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे? आप बीजेपी के लिए बोल दीजिए ये आतंकवाद के समर्थक हैं, बीजेपी को वोट पड़ना बंद होगा क्या? आप नहीं कर पाएंगे। बोल के जीता था और लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को तो चाहते ही नहीं है, ये तो ये चाहते हैं कि तानाशाही पूर्ण तरीके से उत्तर। अरे अभी आप कह रहे हैं लखीमपुर मामले में विपक्ष के कहने पर इन्होंने कार्रवाई कर दी, आप कह रहे हैं तानाशाह हो गए। शहजाद, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड है क्या? आप मौके पर तानाशाह होते हैं, आपका जब जरूरत नहीं पड़े आप तानाशाह नहीं होते हैं क्या? समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा आपने इसलिए उठाया क्योंकि 3 चरण में आप पीछे हो गए? देखिए सुशांत जी, हम तो पहले दिन से विकास, व्यवस्था, विरासत, इन सब की बातें कर रहे हैं। पर आप मुझे बताइए सुशांत जी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ना हो, अगर प्रदेश सुरक्षित ना हो, कानून व्यवस्था ना हो, तो क्या विकास का काम हो सकता है? क्या रोजगार मिल सकता है अगर बम हर रोज फूट रहे होंगे? क्या अगर हम लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा पाएंगे अगर वहां पर आतंकवाद से ग्रसित कोई जगह हो? इसीलिए सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमारे लिए फिजूल का मामला नहीं है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है, अबू आजमी, आप
अभी भी आपके पार्टी के नेता है ना बड़े, वो मिलने गए थे अबू बशर के परिवार से और अबू बशर के पैरवी करने गए थे, उनको क्लीन चिट दिया, वो कन्विक्ट हुआ है। आपका स्टैंड क्या है अबू आजमी पर? निकाल कर फेंक दीजिए, राष्ट्र के साथ है आप लोग। तो दूसरी बात, सिमी पर आपने क्लीन चिट दी, बोल दीजिए कि हमने जो स्टैंड लिया था, सिमी को हमने मासूम बच्चों का झुंड बताया था, हम गलत है। तीसरा बात, आपके साथ आज भी वो शादाब अहमद, अब्बू जान ऑफ आतंक, आज भी आपकी पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? उसको निकालकर फेंक दीजिए पार्टी से, क्यों नहीं कर पा रहे? और ये वही लोग हैं जो यूपी एटीएस पर सवाल उठाते हैं जब अलकायदा के आतंकवादी पकड़ ले जाते हैं। सुधीर जी, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे आप? बताइए, आतंकियों से अगर राष्ट्र प्रथम है तो ये क्यों नहीं कर पा रहे आप? केंद्र में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी 5 साल से आपकी सरकार है। आप आज कानून के मुद्दे को उठा करके, पिछली बातों को उठा करके आप क्या कहना चाहते हो जनता से? अरे आप ये बताइए, आपने पिछले 5 सालों में क्या विकास उत्तर प्रदेश में कराया? कोविड प्रबंधन में किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हुई? इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने बिल्कुल मटिया मेट कर दिया, कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में आपने बुरा हाल कर दिया। आप इन मुद्दों पर क्या नहीं बात करना चाहते? सुधीर जी, मैं अभी शो में आने के पहले सर, सुधीर जी, अभी शो में आने के पहले प्राइम मिनिस्टर एक रैली को संबोधित कर रहे थे और मैंने उनका भाषण सुना। वो मोटे तौर पर पूरी तरीके से काम ही गिना रहे थे कि कैसे 15 करोड़ लोगों को यूपी में राशन मिला, कैसे सबको वहां पर फ्री में वैक्सीनेशन हुआ और लोगों ने हाथ उठा कर बताया कि वैक्सीन लगी है। तो वो तो गिना रहे हैं। ये बहुत बड़े झूठ बोलने वाले हैं सुशांत जी, ये बहुत बड़े झूठ बोलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। और पिछले 5 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया और इनके पास गिनाने को कुछ नहीं है। ठीक है शहजाद, आप तो लोगों के शहजाद, पेट खाली है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि 15 करोड़ को राशन देना झूठ है या वैक्सीनेशन हुई ये झूठ है। इन्होंने 15 लाख देखिए, आपके अभी आप 15 लाख पे चले गए। बोलिए शहजाद, जवाब दीजिए। शहजाद जवाब दीजिए। शहजाद जवाब दीजिए। बात रखेंगे सुशांत जी, ये अन्याय है, ये तरीका सही नहीं है। 2 ही लोग हैं डिबेट में, मैं अपनी बात अपने समय पर ना रख पाऊं। बोलिए। मुझे चीखने का शौक नहीं है, मैं तर्कों के साथ बात रखता हूं। मेरे तर्क मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको 5 आंकड़े गिनाता हूं, अगर वो हमसे बेहतर है तो विकास पे वो जीते, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा पे फिर जवाब दे। मैं 5 तर्क गिनाता हूं आपको। इन्होंने गन्ना किसानों को कितना भुगतान किया? 95,000 करोड़। हमने 1,91,000 करोड़। इन्होंने कर्ज माफी कितनी किसानों की? 0। किसान फसल बीमा कितनी दी? 1-1, 2-2 रुपए के चेक। हमने 36,000 करोड़ के किसान लोन माफ किए। तीसरी बात, जो जीडीपी हुआ करती थी वो 6ठे नंबर पे थी, आज दूसरे नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 14 नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पर है। जो इकोनॉमी थी, जो पर कैपिटा इनकम थी, वो 45,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आई थी, आज 90,000 तक 80,000 तक पहुंच चुकी है, डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसके अलावा अगर आप देखें, जो बजट हुआ करता था 2 लाख करोड़ का हुआ करता था, 6 लाख करोड़ का है। चलिए मैं और भी करता हूं। ये कितना गन्ना, गेहूं और धान का कितना खरीद करते थे? 10 वर्षों में बीएसपी एसपी ने जितनी खरीद की, हमने 5 वर्षों में 220 लाख मेट्रिक टन हमने गेहूं की खरीद की, उतनी धान की भी खरीद की। हमने 476 लाख मेट्रिक टन की शुगर की प्रोडक्शन की, क्योंकि 31 चीनी मिलें चालू रही कोरोना काल में। इन्होंने चीनी मिलें बंद करवाई, हमने तो चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया। इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे 15 साल में बनाए, हम 5 बना रहे हैं। इन्होंने 2 एयरपोर्ट बनाए इंटरनेशनल 15 सालों में, हमने 5 की तैयारी की है। इन्होंने पूरे 70 साल में 10 मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने 59 मेडिकल कॉलेज बना दिए। तो ये विकास की बातें दे दी मैंने आपको जवाब। इन्होंने 18% पे बेरोजगारी छोड़ी थी, आज 3% है। सर अब आपने बता दो कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, शहजाद भाई, आपने वो रोल खोल दिया जिसमें लिख के नहीं हमारे जमाने में देते थे कि क्या क्या लाना है, वो रोल खोल दिया पूरा। अब सुधीर जी आप जवाब दीजिए। इन्होंने तो कह रहे हैं हमने बता दिया, इतना लंबा गिना दिया। इनका विकास में गिनाता हूं आपको। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ह्यूमन राइट में सबसे ज्यादा नोटिस इनकी सरकार को मिले। कोविड के अंदर एनसीआरबी का डेटा राजस्थान नंबर 1 है। देखा उत्तर प्रदेश का अपमान मत कीजिए, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से राजस्थान नंबर 1 है। सुशांत जी झूठ नहीं, सुशांत जी झूठ नहीं। अच्छा एक बार सुन लीजिए फिर आप कौन सा डेटा बताइए। ठीक है उत्तर प्रदेश कहां पर नंबर 1 है, डेटा बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को गंगा में तैरते हुए पूरे देश ने देखा है। ऑक्सीजन की कमी से हमने परिवारों को उजड़ते देखा है। बेरोजगारी से नौजवानों का बेहाल देखा है। और किसानों के ऊपर जो अत्याचार आप लोगों ने किया, पहली बात तो डीएपी और
यूरिया की भारी किल्लत रही और उसके बाद अगर मिली भी तो आपने उसके रेट बढ़ाए और 5 किलो खाद किसानों की चुरा ली। ये आपने विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, शहजाद जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी के डेटा 2020 जो लास्ट छपी है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश, अगर आप तुलना करें, चार्ज शीटिंग रेट 77.1% है और राजस्थान जैसा प्रदेश जो नंबर 1 आज हो चुका है रेप के मामलों में, वहां पर 55% है। कृपया उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए ये साजिशें मत रचिए। मैंने आपको विकास के सारे आंकड़े गिना दिए। आप मुझसे सिर्फ इतना बताइए कि सिमी को मासूम आपकी पार्टी ने कहा था, सही था गलत था? मोहम्मद सैफ का बाप आपके लिए कैंपेनिंग कर रहा है, उसको दावत खिलाई अखिलेश यादव ने, सही है गलत है? अबू आजमी अबू बशर से मिलने गया जो कन्विक्ट हुआ है, मास्टरमाइंड है, सही है गलत है? अबू आजमी पर क्या कार्रवाई करेंगे? आपने मुझे बोला विकास पर गिनवाओ, मैंने विकास पर गिनवाया। अब आप मुझे बताइए कानून व्यवस्था पे आप क्यों बोलने से डर रहे हैं? बताइए। आप जवाब दे दीजिए। कुलदीप सेंगर के ऊपर इतना संगीन आरोप लगने के बाद 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, उसका जवाब जेल में है, कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। आप बताइए अबू आजमी, अब बताइए मोहम्मद शादाब, अब बताइए सिमी आतंकी गुट है या मासूम बच्चों का गुट है? अजय मिश्रा टेनी को आपने किस मजबूरी? सुशांत जी, सवाल शुरुआत से अब तक जो है उसका जवाब मिला। मुझे ये बताइए कि क्या वो जो पूछ रहे हैं सिमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था या नहीं था? मैं केवल इनसे इतना जानना चाहता हूं। अरे फिर आप उनसे जानना चाहते हैं, पहले मुझे बताइए, मैं जो जानना चाहता हूं। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अभी तक क्यों रखा हुआ है? अरे भाई मुझे बताइए ना, जिसके ऊपर इतने संगीन अपराध। अच्छा ये बताइए, सैफ के पिता के साथ आप कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई एक बात ये बताइए सुशांत जी, जो ये दोहरी मानसिकता से बात करते हैं, क्या किसी के बेटे पे कोई अपराध सिद्ध हो गया तो उसमें पिता अपराधी है? तो ये टेनी पे लागू नहीं होता? ये टेनी पे लागू होता है तो ये दोहरी मानसिकता से ये राजनीति करते हैं ना हम तो। अरे भाई आप बोल रहे हैं ना कि टेनी के पिता का इस्तीफा चाहिए, अभी कह रहे हैं एक टेररिस्ट का पिता जो है वो अपने बाप के गुनाह की सजा क्यों भुगते, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टेनी के लड़के को जो है अभी चार्जशीट दाखिल हुई है। सर सुन लीजिए सुधीर जी, डबल स्टैंडर्ड की भी कोई इंतहा होती है सर, कोई इंतहा होती है? अति हो गई सर। कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं? अरे सुधीर जी अति हो गई, अति हो गई सर। जिस मामले में अभी चार्जशीट दाखिल हुई है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उसमें लड़के का बाप इस्तीफा दे दे। 1 मिनट रुक जाइए। और दूसरी तरफ लड़का टेररिस्ट घोषित हो गया, कन्विक्शन हो गया, और उसके बाप को आप टिकट दे दें, उसके साथ प्रचार करें और कहें बाप मासूम है। गजब चल रहा है। मौजूद ही नहीं था, कितनी बार उसका तथ्यों को छिपाया गया। शहजाद पूनावाला, ये क्या हिसाब है? तो था ही नहीं, और उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल हुई है। सैफ के पिताजी मासूम है, टेनी के पिताजी का इस्तीफा होना चाहिए। झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम लोग सब तर्क पे बात कीजिए ना सुधीर जी। सुधीर जी आप कुछ तर्क पे बोलेंगे तो मैं इनको पूछूंगा। सीखने का आदि में हूं, तर्क पे बात कीजिए ना। ऊंचा करना है आवाज को नहीं। सुशांत जी, तर्कों को ऊंचा करना है, आवाज को नहीं। कृपया मेरी बात नहीं। लेकिन शहजाद भाई मेरा प्रश्न सुनिए। सुशांत, जैसे आप कह रहे हैं सर, जैसे आप कह रहे हैं सैफ के पिता पर, वो कह रहे हैं टेनी के पिता पर भी फिर पूछिए। ठीक, हाँ, मैं केवल सैफ के बाप का कनेक्शन होने की वजह से नहीं बोल रहा हूं। सैफ 2008 में गिरफ्तार हुआ, उसका बाप दावत खाने 2012 में गया, और 2012 के बाद चरित्र देखिए अखिलेश की सरकार का, उन्होंने केसेस विड्रॉ करना शुरू किए। 14 केस में संकट मोचन मंदिर पर हमले के आतंकियों को छोड़ने की कोशिश हुई, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले करने वाले को छोड़ने की कोशिश हुई, और उसमें कोर्ट ने ब्रेक लगाया। तो इसके बाद तो ये इन्वॉल्वमेंट का भी तो प्रमाण सामने रख रहा हूँ। सुशांत जी याद तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक एक करके। सर सुशांत जी, ये तरीका नहीं है। मैं इस प्रकार की डिबेट में विश्वास ही नहीं रखता। नहीं बोलिए जी। हाँ, तो मैं तो आपको केवल उसके बाप होने की वजह से उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो आज सक्रिय नेता है, कैंपेनिंग कर रहा है कन्विक्शन के बाद भी। अभी तो टेनी की कन्विक्शन नहीं हुई है बेटे की, परंतु उसकी कन्विक्शन होने के बाद भी बाप पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। और वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा अखिलेश का चरित्र देखिए ना, सिमी आतंकी गुट नहीं है, अबू आजमी अबू बशर के पास पहुंच गया और इन्होंने केसेस विड्रॉ किए तो उस पर कोर्ट ने रोक लगाई। तो आज जनता उत्तर प्रदेश की पूछ रही है कि क्या सत्ता में आएंगे तो फिर से आतंकी बचाएंगे, क्योंकि समाजवादी ने हमेशा है ठाना कि आतंकियों और माफियाओं को है बचाना, इसलिए अपराधियों की तो फहरिस्त है ना, इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट दे दी सुधीर भाई, एक प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। सुधीर भाई
आप रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा, लेकिन इतना बताइए, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अब जब ये खुल गया कि भाई आप आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, केस वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग पूछ रहे हैं। और आज रैली में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी सरकार आएगी तो अतीक अहमद बाहर आएगा, आपकी सरकार आएगी मुख्तार अंसारी बाहर आएगा, आपकी सरकार आएगी आजम खान बाहर आएंगे, ऐसा होगा क्या? देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और निश्चित रूप से आ रही है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो यहाँ मेट्रो का काम तेजी से चलेगा, यहाँ अस्पताल बनाने का काम तेजी से चलेगा, यहाँ हाईवे अपने नियत मुख्तार अंसारी बाहर आएगा कि नहीं होंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगा करके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। मुख्तार अंसारी बाहर आएगा कि नहीं? खुशहाल करने के लिए खाद और बीज समय से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्तार अंसारी बाहर आएगा कि नहीं? हम उत्तर प्रदेश के अंदर संपूर्ण विकास कराने का काम करेंगे। मुख्तार अंसारी बाहर आएगा कि नहीं? ये तय कर ले हैं कि ये जो जब सत्ता में अगर ये कभी आएंगे 10-20 साल बाद, तो उस समय किस तरह से लोगों पर झूठे मुकदमे लगा करके, आजम खान जैसे लोगों पर झूठे मुकदमे लगा करके और अपनी मानसिकता से मुख्तार पर झूठे मुकदमे हैं, मुख्तार अंसारी पर झूठे मुकदमे, यहां भी आपने क्लीन चिट दे दी। हमारे नेता मोहम्मद आजम खान पर जिस तरह से इन्होंने देखो भाई कार्रवाई किया, देखो भाई। अच्छा, तो आजम खान बाहर आ जाएंगे आपकी सरकार आएगी तो? हमारी सरकार आएगी, मेट्रो का काम बहुत तेजी से। अरे सर, तो गजब सुधीर भाई, अरे एकदम कलेजा मजबूत कीजिए और बोलिए कि नहीं, कानून के हिसाब से सब चलेगा, ना आजम खान बाहर आएंगे ना मुख्तार अंसारी बाहर आएगा। बोल ही नहीं पा रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश को 5 सालों में तबाह किया है, हम लोग उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पर ले जाएंगे, केवल और केवल। ठीक है, शहजाद पूनावाला, सुधीर जी कह रहे हैं कि कानून का राज चलेगा, हाँ। मेट्रो बनेगी, और आपने जो फर्जी केसेस लगा दिए आजम खान पर, अब वो कह रहे हैं कि वो हट जाएंगे, मतलब इनडायरेक्ट वे में। नहीं, गायत्री प्रजापति जिसको बलात्कार के मामले में कन्विक्ट किया गया है, उसके परिवार को टिकट देकर, मुख्तार अंसारी के परिवार को पार्टी में लेकर और नाहिद हसन और रफीक अंसारी जैसे लोगों को लेकर ये कानून। अच्छा शहजाद, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, अमित शाह टाइम्स नाउ ना भारत से बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, क्या वो इसका इनकार कर सकते हैं? सर, देखा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी आखिरी राउंड्स में सबसे बेहतर परफॉर्म करती है, उससे पहले के राउंड्स में भी परफॉर्मेंस रहते हैं। अगर हम इससे पहले के चुनाव को देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में 5वें चरण के चुनाव के पहले रुक रहे हैं, इससे लगता है कि पूर्वांचल में एक बड़ा मैसेज जाएगा, बड़ा संदेश जाएगा। आप उल्टा कह रहे हैं, हम पश्चिम में ज्यादा सीटें जीतते हैं, मगर इस बार सब जगह पे हम ज्यादा सीटें जीते। अच्छा सर, आपके जो पहले के पुराने सहयोगी दल रहे हैं, उनके साथ इस बार अखिलेश यादव गठबंधन में हैं और उनके दम पर जीत का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चलिए, होता है राजनीति के अंदर, इस प्रकार के नए दल हमारे साथ जुड़े भी हैं। एक आखिरी सवाल सर, कि अवध रीजन को लेकर कहा जा रहा है कि अवध रीजन में 2017 में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि वो सबसे बेहतर परफॉर्म करेंगे और उस किले को जो आप लोगों ने मजबूत किया था उसमें वो सेंध लगाएंगे। भाई, दावे तो चुनाव में उनको करने ही पड़ेंगे। 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी, पूरब, पश्चिम, अवध, गोरख, काशी, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक आखिरी सवाल है सर, कि हिजाब और यूनिफॉर्म को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, एक आपका कमेंट, क्या कहेंगे इस पे आप? कोर्ट ने अभी तो इस पर रोक लगाई। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और यहाँ पर एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ कि एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इनके समर्थन में मौजूद हैं और यहाँ पर ना सिर्फ अमित शाह जी बल्कि तमाम दूसरे नेता जो हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर फिलहाल आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ ना भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो आज रोड शो कर रहे हैं, वो प्रयागराज में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उनका कहना, पूरा पश्चिम उत्तर सब जगह जीत रहे हैं, अवध में भी जीत रहे हैं और पश्चिम में भी जीत रहे हैं, और उनका दावा है कि यूपी में बम्पर सीट आ रही है बीजेपी को। एक बार सुनिए।
कार्यकर्ता हैं वो साथ चल रहे हैं। ये प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा है और इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे पहले कि जितने भी चल रहे हैं उसमें भी मजबूत रहे और आने वाले चरणों में और भी ज्यादा मजबूत होंगे। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, प्रयागराज। तो सियासी युद्ध तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब बात राष्ट्रवाद में आज के दूसरे मुद्दे की, बात उस युद्ध की जिसको लेकर दुनिया चिंतित है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। क्या रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आज क्योंकि कल आधी रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दिए। यूक्रेन के 2 टुकड़ों वाले फैसले पर पुतिन के हस्ताक्षर ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। पुतिन ने डोनेत्स्क, लुंस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद दुनिया में दहशत का माहौल है। अमेरिका समेत कई देश रूस के इस फैसले के खिलाफ हैं। पुतिन के फैसले के बाद यूएन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस सेना के हमले में उसके 2 सैनिकों की मौत भी हो गई है। इस बीच भारत ने यूक्रेन में शांति व्यवस्था बनाए रखने और बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की अपील की है। ऐसे में सवाल यह कि वर्ल्ड वॉर के लिए पुतिन का हस्ताक्षर हो गया है क्या? यूक्रेन के 2 टुकड़े से दहशत में है दुनिया क्या? यूक्रेन बॉर्डर से तबाही का वर्ल्ड अलार्म है क्या ये? और तीसरा विश्व युद्ध आर्थिक तबाही भी लाएगा क्या? आज इस पर राष्ट्रवाद में चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, सुशांत सरीन, सामरिक विशेषज्ञ, और जी पार्थसारथी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत जी, आपके हिसाब से अब पहले कुछ दिन पहले तक था कि अरे नहीं ऐसे ही चल रहा है, अब वापस हो जाएंगे सब और कुछ होगा नहीं, क्या अब आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा और वॉर होगी? नहीं यार सुशांत, मुझे जंग होते हुए तो नजर नहीं आ रही। वॉर का तो मुझे वो नहीं अंदेशा है। कुछ छोटी मोटी स्कर्मिशेस हो सकती हैं, वो मैं पहले भी कह रहा था, उसकी संभावना तो है। लेकिन क्या एक फुल फ्लेजेड जंग होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ना तो अमेरिका इसमें अपने सैनिक मरवाना चाहेगा और ना ही जो पश्चिमी यूरोप के बाकी देश हैं या नेटो के देश हैं वो अपने सैनिकों को या अपने लोगों को मरवाना चाहेंगे। और वो भी नहीं चाहेंगे कि ये जो इतनी बड़ी जंग हो जाए जो उनको भी तहस नहस कर दे, क्योंकि फिर जंग कहां पर रुकेगी किसी को मालूम नहीं है। एक पहलू तो ये है। दूसरा इसमें पहलू ये है कि शायद एक शीत युद्ध दोबारा से हो सकता है, लेकिन वो भी उस तरीके का शीत युद्ध नहीं होगा जो पहले का था। क्योंकि पहले वाले में जितने बड़े एरिया के ऊपर रशिया काबिज हो चुका था और फिर दुनिया में जैसे उसने अपना स्प्रेड किया, क्या रूस वो कर पाएगा? अब शायद नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके का शीत युद्ध तो होगा, लेकिन उसमें रूस काफी हद तक अलग थलग रहेगा। और तीसरी चीज जो आपने पूछी कि भाई अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि एक तो हमारी जो रूस के साथ रक्षा के सौदे हैं उसमें फिर पैसे का आदान प्रदान कैसे होगा, कैसे वो एक्सचेंज कैसे होगा, एक वो प्रॉब्लम आएगी हमारे को। और दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि अगर इस तनाव से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी होती है और तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर उसका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं आपके पास इसके दूसरे पहलुओं पर भी आऊं, उससे पहले पार्थसारथी सर भी हमारे साथ हैं। सर, सुशांत सरीन को लग रहा है हल्की फुल्की झड़पें हो सकती है, युद्ध नहीं होगा। आपका लंबा अनुभव है, आपको क्या लग रहा है? सुशांत और हम सब चीज पर सहमत होते हैं, तो वो इस पर भी सहमत होंगे कि जंग तो नहीं होने वाला है। लेकिन बात यह है कि जो रूस ने कार्रवाई की है सोच समझ कर किया है उन्होंने। देखिए कहाँ उन्होंने हमला किया है, डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों ऐसे शहर हैं जहां ज्यादातर नागरिक वहां रूसी हैं और जो कई छोड़कर चले गए हैं, और ये क्षेत्र इस तरह है। तो ये इन्होंने इस तरह के कार्रवाई जॉर्जिया में की है, कुछ दिन पहले ये यहाँ भी की है, ये दक्षिण इलाकों में। तो जैसे कि जहाँ नौसेना के अड्डे हैं, जहाँ पोर्ट्स हैं, ओडेसा जैसे, जहाँ हमारा व्यापार होता है,
उन पर कब्जा किया है। और 2014 को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्या किया? कुछ नहीं, पूरे दक्षिण प्रांत को कब्जा किया, सागरी इलाके को कब्जा किया रूस ने। तो हाँ, चिल्लाएंगे जरूर, कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, उस पर हम पे तो कोई असर नहीं पड़ना है सर। लेकिन इसमें एक प्रश्न है जो मैं आप दोनों के सामने रखता हूं, एक राय आप दोनों की है कि भाई युद्ध नहीं होना। नहीं, एक बात है, हाँ, जहां तक इसके पेमेंट्स का सवाल है, हमारी कोई समस्या नहीं है। हम तो रुपए पर रूस के साथ 50 साल व्यापार कर रहे थे, तो कौन सी नई बात है, ये भी हम देख लेंगे। तो बात ये है कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि आप रूस के सागर को पार करके वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहें तो रूस चुप नहीं रहेगा। और यही हुआ है, जैसे कि मैंने कहा है, जॉर्जिया में हुआ कब्जा और दूसरे प्रांत, इसी प्रांत में दक्षिणी क्षेत्र में हुआ। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई यानी अमेरिका जो कर रहा था वो एक बड़ी वजह है जो आज परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे। सुशांत सरीन, आप भी यही मानते हैं कि उस वक्त जब दुनिया कोरोना के संकट के बाद सारी जगहों पर इकोनॉमीज जो हैं वो नीचे गई हुई हैं, रूस को भी पता है कि भाई हम अगर युद्ध लड़ेंगे और दुनिया इसमें कहीं ना कहीं से आएगी तो सब पर असर पड़ेगा, फिर भी अगर वो आप कह रहे युद्ध नहीं होगा लेकिन ये सब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह तो बड़ी साफ है। वो उनकी अपनी जो सुरक्षा की एक परसेप्शन है, जिसमें वो मानते हैं कि जिस तरीके से लगातार नेटो का एक्सपेंशन हुआ है पूर्वी यूरोप में, और बिल्कुल वो रूस के बॉर्डर पे आ चुके हैं, और उससे रूस को एक खतरा महसूस होता है। किसी भी देश को या जो एक महाशक्ति हो, अगर उसके बैकयार्ड में इस तरीके की चीज होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। अमेरिका ने भी किया था 1960 में, क्यूबा में किया, उसके बाद के दशकों में 1980 के दशक में अगर कोई भी कम्युनिस्ट हुकूमत आती थी, एल साल्वाडोर में, होंडुरस, तमाम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, सॉरी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं, वहां पर अमेरिका जाकर हस्तक्षेप करता था। देखिए, इसमें मोरालिटी का सवाल नहीं है, इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति चल रही है और सिंपल पावर प्ले चल रहा है। और जब महाशक्तियां आपस में लड़ती हैं तो हमारे जैसे जो देश हैं, हमारे को बीच में से अपना कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है कि इन दोनों की लड़ाई में हम ना दब के हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पश्चिमी देशों द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगते हैं रूस के ऊपर, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। हमारे लिए इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि जैसे हमने देखा ईरान के साथ जब उस तरीके की सैंक्शंस लगी तो हम ईरान के साथ फिर तेल का आदान प्रदान हमारे को रोकना पड़ा। वही चीज अगर आप रूस के साथ करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने ज्यादा प्लग्ड इन हैं पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ। हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 40% हमारी जीडीपी जो है फॉरेन ट्रेड से आती है, और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो पश्चिमी देश या उनके जो इत्यादी हैं उनके साथ है। तो क्या हम कहां तक अफोर्ड कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर उस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं तो हमारे लिए शायद प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। पार्थसारथी सर, अगर ये पोस्चरिंग का हिस्सा ज्यादा है, अगर ये पोस्चरिंग का हिस्सा ज्यादा है और युद्ध नहीं होना है, आपका अनुमान क्या है फिर ये कहां पे जाकर रुकेगा? कहां पर जाकर रूस अपने कदम पीछे खींचेगा और हमें ऐसी स्थिति में होंगे ये कहने की कि हां अब यहां से फिर कोई नया ड्रामा नहीं होने वाला है? ये सवाल किससे है? आपसे सर, आपसे। हेलो सर, आपसे है सवाल। सवाल आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपसे है सवाल पार्थसारथी सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, आपका ऑडियो ठीक कराते सर। सुशांत जी, आपसे यही प्रश्न। आगे देखिए, आपका मौका उधर सुशांत भाई के पास जाने वाला था कि आवाज आ गई। सुशांत पर मैं ध्यान रखता हूं। आपने जैसे देखा कि आपके बॉर्डर पर नेटो की सेना खड़ी है तो आपको आवाज आ गई। सवाल क्या था आपका? सर, मेरा प्रश्न ये था कि अगर ये पोस्चरिंग का हिस्सा ज्यादा है
तो कहां पर जाकर रुकेगा मामला, जिसके बाद कह सकेंगे कि नहीं भैया अब फाइनल युद्ध नहीं होना है? देखिए जो प्रतिबंध लगाएंगे जिस पर कुछ असर हो सकता है, वो अगर जर्मनी लगाए, यूरोपियन संघ लगाए, तब हो सकता है। हमारे व्यापार ये रक्षा मामलों से ज्यादा के अलावा ज्यादा है नहीं रूस के साथ, लेकिन बढ़ रहा है। तो रक्षा सामग्री को खरीदने के लिए उपाय हम ढूंढ सकते हैं, पुराने उपाय हैं इस पर। इसके लिए उनसे हथियार हम पिछले 50 साल से खरीद रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कुछ असर पड़ेंगे, कुछ असुविधाएं होंगे, लेकिन हम पर ज्यादा नहीं। बात यह है कि अमेरिका ये समझे कि वो अपने जो प्रेजेंस है वो सीमा पार करके वहां रख सकते हैं यूक्रेन में, ये गलत है, गलतफहमी है। क्योंकि रूस की सहनशीलता भी एक किस्म से उस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है। और मैंने कहा कि जॉर्जिया में क्या किया उन्होंने, क्राइमिया में क्या किया, सबसे बड़ा प्रांत यूक्रेन का उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो महासागर के लिए जो रास्ता है अपने लिए खोला, जो सदर्न यूक्रेन से। तो रूस ये चीजें करेगा और संबंध बिगड़े जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे साथ द्विपक्षीय कुछ समझौता कर लेंगे, पेमेंट्स वगैरह, वो चीन के साथ भी वैसे ही होगा। तो हाँ, कुछ असुविधा होंगे उन्हें, कुछ तो परेशानी होगी। ठीक है सुशांत सर, एक चीज और बताइए, इतना नहीं कि अगर 1% भी चांस है कि युद्ध होता है, उसमें भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? और जो अमेरिका के अंदर कीड़ा घुसा हुआ है, जो पूरी दुनिया को काटता रहता है कि हर जगह उनको ही अपना कब्जा करना है और अपनी चीजें बढ़ानी है विस्तारवाद की, उस कीड़े का क्या इलाज है? यार उस कीड़े का कोई इलाज नहीं है, वो गांव का चौधरी यही काम करता है। ये तो बताइए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है ना। जो आपके सोसाइटी में जिसमें आप रहते हैं उसमें जो सबसे बड़ा आदमी होगा वो यही काम करता है ना, उसके सामने फिर कौन टिकता है? तो एक तो पहलू ये है। दूसरा बात ये है कि अगर जंग होती है तो फिर तो हम अपने आप को पीछे रखेंगे, हम अपना हिस्सा किसी में नहीं डालेंगे। हमारे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी ये प्रतिबंध की, और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह है, जो पेमेंट्स की जो सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि अब ये 70 का दशक नहीं है। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, हम बड़े प्लग्ड इन है दुनिया के साथ, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी अगर अर्थव्यवस्था में अगर देखिए, एक तो तेल की अगर कमी होती है, तेल के दाम बढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होगी। तो ये सारी हमारी ज्यादा बड़ी चिंताएं हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं, सुशांत भाई आप ये कह रहे हैं, अगर बाई चांस युद्ध होता है तो भारत के जो दो अभी परम मित्र, एक अमेरिका एक रूस, उसके बीच में खड़ा होना वैसे ही होगा जैसे एक पति के लिए होता है माँ और पत्नी के बीच की लड़ाई में खड़े होने जैसा? चुपचाप सुनते रहो। ये एनालॉजी तो अच्छी है आपकी, लेकिन उसमें भी देखिए वो आदमी मरता है ना माँ और बीवी के बीच में, तो बेचारा, तो हमारे तो उस बेचारे आदमी की तरह हमारे देखिए। लेकिन जंग तब तक नहीं होगी अगर नेटो अंदर नहीं घुसता यूक्रेन में, यूक्रेन को सदस्यता नहीं मिलती नेटो की, तो मेरे ख्याल इस तरीके का तनाव जरूर रहेगा। नेटो की मदद रहेगी यूक्रेन को, लेकिन रूस उनके ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर काबिज होगा शायद नहीं होगा। आवाजें अब आनी शुरू हुई हैं रूस से कि भाई हम यूक्रेन को कभी भी आजाद मुल्क नहीं बनना चाहिए था, वो अब कल से आनी शुरू हुई है आवाजें। अभी तक तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं सर कि जो आप दोनों कह रहे हैं, आप दोनों की बात सही हो और युद्ध ना हो, वो दुनिया के लिए बेहतर स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।